हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज है मिसलेनियस क्वेश्चंस का सेट नंबर 2। तो चलिए करें शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्या लिखा हुआ है। अ ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड ट्रेवल्स एट 4/7 ऑफ इट्स रेगुलर स्पीड एंड हेंस इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 36 मिनट्स लेट। How much time does the train take to reach its destination from the site of the accident had it traveled at its regular speed? तो क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले तो हम ये समझते हैं। मान लो बच्चे ट्रेन ने ये डिस्टेंस कवर करना है। यहां पर बच्चे हो जाता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद ट्रेन जो है 36 मिनट से लेट हो जाती है। 36 मिनट से लेट हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, एक्सीडेंट के बाद लेट क्यों हो रही है बच्चे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रेन जो है रिड्यूस्ड स्पीड से चल रही है। तो एक काम करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनल स्पीड टू न्यू स्पीड, अगर रेशियो आपने लिखना हो तो रेशियो क्या लिखेंगे? अगर पुरानी स्पीड 7 है तो नई स्पीड को आप क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। समझ गए? अब वाली जो स्पीड है वो पिछली वाली स्पीड से कम है। पहले अगर स्पीड थी 7 यूनिट्स तो अब जो स्पीड होगी वो कितनी यूनिट्स होगी? 4 यूनिट्स होगी। अब बच्चे ध्यान से सुनना इसके आगे की कहानी। देखो जी, मैं इस डिस्टेंस के लिए दो सिचुएशन बनाऊंगा। इस डिस्टेंस के लिए मैं दो सिचुएशन बनाऊंगा। क्या दो सिचुएशन होंगी? एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट के बाद अगर ट्रेन जो है रेगुलर स्पीड से ही चलती रहती, एक सिचुएशन मैंने ये बना ली। दूसरी सिचुएशन बचे, एक्सीडेंट के बाद ट्रेन जो है रिड्यूस्ड स्पीड से चल रही है। तो सेम डिस्टेंस के लिए मैंने दो सिचुएशन बना ली। कौन सी दो सिचुएशन बचे? एक्सीडेंट के बाद ट्रेन रेगुलर स्पीड से चलती रहती, पहली सिचुएशन। एक्सीडेंट के बाद ट्रेन जो है रिड्यूस्ड स्पीड से चल रही है, ये दूसरी सिचुएशन मैंने बना ली। तो सेम डिस्टेंस के लिए अगर मैं स्पीड्स का रेशियो कहूं कि 7:4 है, ये अगर एक्सीडेंट के बाद ट्रेन रेगुलर स्पीड से चलती रहती तो स्पीड होती इन टर्म्स ऑफ रेशियो 7 यूनिट्स, और बाद में स्पीड कितनी हो जाती है? अगर रिड्यूस स्पीड से चलती है तो स्पीड कितनी हो जाती है? 4 यूनिट्स हो जाती है। ठीक है बच्चे? तो सेम डिस्टेंस के लिए अगर स्पीड्स का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो मैं क्या लिखूंगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा जी इनवर्स, 4:7। ठीक है जी। अब टाइम के रेशियो को टाइम डिफरेंस से हम कंपेयर कर सकते हैं। रेशियो के टर्म्स में टाइम डिफरेंस जो है वो कितने यूनिट्स का है? 3 यूनिट्स का है। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रेन जो है 3 यूनिट टाइम अब ज्यादा ले रही है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है 36 मिनट ज्यादा ले रही है, 36 मिनट से ट्रेन लेट हो जाती है। तो आप कंपेयर कर सकते हो, बोल सकते हो 3 यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके इक्विवेलेंट है? 36 मिनट के बराबर है। अगर तीन हिस्से 36 मिनट के बराबर तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा? एक हिस्सा आ जाएगा जी 12 मिनट के बराबर। ये भी क्लियर बच्चे? एक हिस्सा आ गया 12 मिनट के बराबर। अब ध्यान से, आगे आपसे पूछा क्या जा रहा है? अगर ट्रेन रेगुलर स्पीड से चलती रहती तो साइट ऑफ एक्सीडेंट से डेस्टिनेशन तक कितना टाइम लगता? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मतलब आपसे 4 यूनिट्स का वैल्यू पूछा हुआ है या 7 यूनिट्स का वैल्यू पूछा हुआ है? आपसे बच्चे 4 यूनिट्स का वैल्यू पूछा हुआ है। रेगुलर स्पीड से ट्रेन चलती रहती तो टाइम लगता है 4 यूनिट्स। रिड्यूस्ड स्पीड से ट्रेन अगर चलती है तो टाइम लगता है 7 यूनिट्स। कौन सा वाला टाइम पूछा हुआ है? अगर रेगुलर स्पीड से ट्रेन चलती रहती तो टाइम लगता 4 यूनिट्स, ये वाला टाइम पूछा हुआ है। एक यूनिट का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, 12 मिनट्स है, तो 4 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 48 मिनट, 48 मिनट्स। तो साइट ऑफ एक्सीडेंट से ट्रेन अगर रेगुलर स्पीड से चलती रहती तो अपनी डेस्टिनेशन तक वो 48 मिनट लेती। आया समझ की नहीं आया? कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे? ए ऑप्शन आंसर। ठीक है। तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? A thief steals a car at 1:30 p.m. and drive at a speed of 60 kilometers per hour. Police came to know about theft at 2:30 p.m. and start chasing him with the speed of 70 kilometers per hour. After how much kilometers police will catch the thief? बच्चे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। मान लो इस पॉइंट से थीफ चला, कब चला? 1:30 बजे। किस स्पीड से चला? 60 की स्पीड से चला। इसके बारे में पता कब लगा? इसके बारे में पता लगता है 2:30 बजे। मतलब जब पुलिस को थीफ के बारे में पता लगा तब तक थीफ जो है बच्चे 1 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। क्योंकि 1:30 बजे उसने भागना शुरू किया था, उसके बारे में पता लगता है 2:30 बजे। मतलब 1 घंटे का डिस्टेंस वो कवर कर चुका है। तो 1 घंटे में थीफ जो है 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर कवर कर चुका होगा। मान लेते हैं बच्चे थीफ पहुंच गया यहां पर। कितने बज चुके हैं अब? 2:30 बज चुके हैं।
और ठीक 2:30 होता क्या है, इसके पीछे इसको पकड़ने के लिए पुलिस भागती है। और किस स्पीड से? पुलिस का स्पीड दिया हुआ है 70 किलोमीटर पर आवर, और थीफ का स्पीड कितना था बच्चे? 60 किलोमीटर पर आवर। इस पॉइंट पर मान लेते हैं थीफ पकड़ा गया, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये निकालते हैं कि थीफ कितने बजे पकड़ा जाएगा, या कितने आवर्स के बाद, या कितने टाइम के बाद पकड़ा जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस क्या रखेंगे यहाँ पे? 60। कौन सा डिस्टेंस ऊपर रखने होता है? सेम टाइम के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस है वो आपने ऊपर रखना है। तो सेम टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस कितना है? 60, वो आपने रख दिया ऊपर। अच्छा, नीचे आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। अब सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है? स्पीड्स प्लस होंगी या माइनस होंगी? अपोजिट डायरेक्शन के लिए स्पीड्स प्लस होती हैं और सेम डायरेक्शन के लिए स्पीड्स माइनस होती हैं। तो यहाँ पे माइनस कर दोगे, 70 माइनस 60 कितना हो गया? 10। तो यहाँ आ गया जी 6 आवर्स। ठीक है, तो 6 घंटे बाद, मतलब 2:30 बजे के बाद 6 घंटे लगेंगे, दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। मतलब थीफ 2:30 बजे के बाद 6 घंटों में पकड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा है? आफ्टर हाउ मच किलोमीटर पुलिस विल कैच द थीफ। पुलिस कितने किलोमीटर आगे जाकर थीफ को पकड़ लेती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। मतलब पुलिस मैन का डिस्टेंस निकालना है। पुलिस का स्पीड कितना है बच्चे? 70 किलोमीटर पर आवर। और पुलिस मैन जो है यहां से यहां पहुंचता है 6 घंटों में। तो 70 की स्पीड से 6 घंटों में उसने ये डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा 70 की स्पीड से 6 घंटों में? 420 किलोमीटर। आया समझ के नहीं आया बच्चे? क्लियर है? तो अब कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ हमारा? 420 किलोमीटर, बी ऑप्शन। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Two trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speeds. ठीक है बच्चे, अगर बच्चे मुझे ये सवाल करना होता तो मैं यहाँ पे लगाता एलिगेशन। और एलिगेशन कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, मैं पहले वो समझाता हूँ आपको। देखो, पहली स्पीड दी हुई है। पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ, लिखा क्या हुआ है। दो ट्रेन है, पहली वाली ट्रेन जो है बच्चे इस आदमी को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड्स में? 27 सेकंड्स। दूसरी वाली जो ट्रेन है सेम आदमी को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड्स में? 17 सेकंड्स में। और दोनों ट्रेन बच्चे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी 23 सेकंड्स में। ठीक है, अगर मुझे एलिगेशन लगाना तो कैसे लगाऊंगा? इनका डिफरेंस मैं यहां रख दूंगा, इनका डिफरेंस मैं यहां रख दूंगा। इनका डिफरेंस क्या बन रहा है? 4। और इनका डिफरेंस क्या बन रहा है? इनका डिफरेंस बन गया बच्चे 6। रेशियो क्या बन गया? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। रेशियो बन गया 3:2। हाँ जी बच्चे, रेशियो आ गया जी 3:2। अब हमें यह देखना है कि ये रेशियो किस चीज का आया है। ठीक है, तो रेशियो पहचानने का तरीका यह होता है कि रेट्स जिसके रिस्पेक्ट में होंगे रेशियो भी उसी चीज का होगा। जैसे यहां पे देखो गिवन क्या है? टाइम गिवन है। अच्छा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम किसके रिस्पेक्ट में बच्चे? ये स्पीड के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है जी? ये स्पीड के रिस्पेक्ट में है। तो ये रेशियो भी किस चीज का आया? जिसके रिस्पेक्ट में ये रेट्स होंगे ये रेशियो भी उसी चीज का होगा। तो किस चीज का रेशियो आया? ये स्पीड्स का रेशियो आ गया। तो क्या ऑप्शन होगा इसका? 3:2, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है बच्चे, तो एलिगेशन चैप्टर में अगर अच्छी कमांड है तो आप एलिगेशन तरीका यहाँ पे इस सवाल में लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर बच्चे बिना एलिगेशन से अगर क्वेश्चन करना होता तो वो भी देख लेते हैं। अगर बिना एलिगेशन से ये सवाल करना होता तो देखते हैं क्या बनता है रिलेशन। ध्यान देना बच्चे, देखो, ट्रेन की लंबाई लेट कर लेते हैं L1, स्पीड इसकी मान लेते हैं S1। दूसरी वाली जो ट्रेन है इसकी लंबाई मान लेते हैं L2, स्पीड इसकी रख लेते हैं S2। ठीक। अच्छा, यहां से अगर इक्वेशन फॉर्म करनी है मुझे तो कैसे करूंगा? टाइम इज इक्वल्स टू L1/S1। क्योंकि ट्रेन अगर इस आदमी को क्रॉस करेगी तो अपनी ही लेंथ कवर करेगी और अपनी स्पीड से कवर करेगी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी ट्रेन सेम बंदे को पार करती है 17 सेकंड में। तो 17 बराबर है L2/S2 आ जाएगा। L2/S2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर?
अच्छा, अब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि दो ट्रेन जो हैं जिनकी लंबाई L1 L2 है, स्पीड S1 S2 है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 23 सेकंड्स में, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस L1 प्लस L2 ओवर S1 प्लस S2 हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन भी समझ आ गई आपको? ठीक है बच्चे, अब ध्यान दो, तीसरी वाली इक्वेशन, अगर मुझे यहां पर L1 का वैल्यू लिखना है तो L1 का वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं। L1 का वैल्यू निकल जाएगा 27S1 प्लस L2 निकल जाएगा बच्चे यहां से, क्या निकलेगा 17S2, नीचे क्या आ जाएगा S1 प्लस S2, फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा 23S1 प्लस 23S2 इज इक्वल्स टू 27S1 प्लस 17S2। ठीक है जी, तो 17S2 जो है बच्चे 23S2 से माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 6S2, और 23S1 जो है 27S1 से माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4S1। तो यहां से जो S1 ओवर S2 रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, S1 ओवर S2 जो रेशियो बनेगा 3:2 ही बनने वाला है। आया समझ के नहीं आया? ठीक है जी, ये तरीका बच्चे इस सवाल के लिए थोड़ा सा लंबा हो गया। इस क्वेश्चन के लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो यही है कि अगर आप एलिगेशन लगा पाते हो तो इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता इस सवाल के लिए। तो एलिगेशन चैप्टर में भी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, देर आर टू प्लेसेस ए एंड बी विच आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स। ओके, मान लो ये डिस्टेंस है इनके बीच का 100 किलोमीटर दिया हुआ है। टू बोट स्टार्ट फ्रॉम बोथ द प्लेसेस एट द सेम टाइम टूवर्ड्स ईच अदर, एक बोट यहां जा रही है, एक बोट इधर जा रही है। कोई भी बोट मान लेते हैं, ये बोट ए है, ये बोट बी है। बोट ए जा रही है डाउनस्ट्रीम, बोट बी जा रही है अपस्ट्रीम, कुछ भी मान सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी, अच्छा दोनों बोट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, इफ वन बोट इज गोइंग डाउनस्ट्रीम देन अदर वन इज गोइंग अपस्ट्रीम इफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 12 किलोमीटर्स पर आवर एंड 13 किलोमीटर्स पर आवर रिस्पेक्टिवली। इसका स्पीड है 12 किलोमीटर्स पर आवर और इसका स्पीड है 13 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब v। अच्छा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को एक काम करते हैं बच्चे, हम v ही रख लेते हैं, स्ट्रीम की स्पीड को हम v रख लेते हैं और बोट की स्पीड को हम u मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जितना टाइम इसको लगा उतना ही टाइम इसको लगा होगा। तो टाइम लगा कितना, तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट बच्चे यहां भी आप लगा सकते हो। देखो, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 100 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। बोट ए का स्पीड क्या होगा, बोट ए जा रही है डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है, बोट जा रही है, तो डाउनस्ट्रीम में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, खुद का स्पीड प्लस पानी का स्पीड। समझ गए बच्चे? और जो बोट बी है वो जा रही है अपस्ट्रीम। ठीक है, अगर बोट बी अपस्ट्रीम जा रही है तो इसका स्पीड क्या होगा, 13 किलोमीटर उसका खुद का स्पीड माइनस पानी का स्पीड, 13 माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड्स क्या हो जाती हैं, रिलेटिव स्पीड क्या बनता है, स्पीड्स प्लस हो जाएंगी। जब आप प्लस करोगे बच्चे, प्लस वी माइनस वी पीछे से कट जाएगा, यह आ जाएगा 100/25 जो कि बन जाएगा 4 आवर्स। मतलब दोनों के दोनों बोट्स जो है 4 घंटे बाद बीच नदी में कहीं ना कहीं मिलेंगी। कितने घंटे बाद मिलेंगी, 4 घंटे के बाद। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है बच्चे, आया समझ? तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम एंड वर्क। A garrison of 600 men has a provision for 20 days. If at the end of 2 days they are reinforced by 300 men, how long will now the provision last? 600 आदमियों के लिए कोई काम है जो कि 20 दिनों का है, या फिर ऐसे समझो बच्चे 600 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो यहां से आप वर्क लेट कर सकते हो 600 इंटू 20, वर्क आ गया जी 12,000। अब ये काम हो कैसे रहा है बच्चे, वो बोल रहा है कि शुरुआत में 2 दिन का काम हो गया जो कि 600 आदमियों ने ही किया होगा, 600 आदमी ने किया होगा। तो 600 आदमी 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 1200। तो 12,000 में से 1200 काम हो गया तो कितना काम रह गया, 12,000 माइनस 1200 कितना रह गया बच्चे, 10,800। अब ये 10,800 जो काम है कौन कर रहा है, 300 आदमी और आ गए, मतलब ये वाला जो काम है ये वाला काम 900 आदमी कर रहे हैं।
तो 10,800 काम 900 आदमी करेंगे, कितना समय लेंगे? टाइम पूछा जा रहा है। वर्क ओवर स्पीड कितना आ जाएगा बच्चे? 12। तो बचा हुआ काम कंप्लीट होगा 12 दिनों में। लेकिन सवाल पूछा क्या जा रहा है आपसे? हाउ लॉन्ग विल नाउ द प्रोविजन लास्ट? अब जो है काम कितने दिन में खत्म होगा? पहले 2 दिन लगे, बाद में 12 दिन लगे, तो कुल मिला के 14 डेज। सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट से स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है। टू पाइप्स पी एंड क्यू आर ओपन टूगेदर टू फिल अ टैंक। बोथ द पाइप्स fill the tank in x minutes. If p separately took 25 minutes more than x and q took 49 minutes more than q. ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। p एंड q दो पाइप्स हैं जो कि टैंक को भरती है x मिनट्स में। p भर सकता है x प्लस 25 मिनट्स में और q भर सकता है x प्लस 49 मिनट्स में। अब बच्चे यहाँ x की टर्म्स में टाइम है, तो यहाँ एलसीएम लेके आप वर्क लेट नहीं कर सकते। तो अब एक काम करते हैं, हम वर्क को मान लेते हैं, वर्क है जी 1 यूनिट। अगर वर्क 1 है तो 1 को पी एंड क्यू भरते हैं x मिनट में, तो पी एंड क्यू का स्पीड आ जाएगा 1/x। ऐसे ही आप p का स्पीड निकाल सकते हो 1/x प्लस 25। इसी तरीके से आप क्यू का स्पीड निकाल सकते हो 1/x प्लस 49। ये p का स्पीड है, ये क्यू का स्पीड है। इन दोनों स्पीड्स का जो सम होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? p एंड क्यू। अब हमेशा मैं अपने बच्चों को यह सिखाता होता हूं कि अगर इस टाइप के रिलेशन हैं, अगर 1/x बराबर है 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी, ये वाली इक्वेशन अगर कहीं आपको देखने को मिलती है तो यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। ठीक है बच्चे, ये रिलेशन बनी कहां से है? जब आप ये वाली इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे, तो जो लास्ट स्टेप में जो x का वैल्यू आएगा वो इतना ही आएगा, x बराबर है अंडर रूट ए बी। तो अच्छा ये होगा कि आप ये रिजल्ट रट लो बच्चे। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, यहां से x का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी होगा। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है बच्चे। तो अगर मुझे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट ए बी। ए है 25 और बी है 49। तो 25 आ जाएगा मतलब 5, 49 का स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? 35। तो अगर दोनों मिलकर पी एंड क्यू दोनों मिलकर टैंक को भरेंगे तो टैंक भरेगा कितने मिनट्स में? x मतलब 35 मिनट्स में। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? बी ऑप्शन आंसर। ठीक है जी, चलो जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹480, ये प्रिंसिपल है, एट द रेट ऑफ 16.2/3% पर एनम फॉर 2 and 3/4 years विल बी। CI निकालना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए जो बढ़िया तरीका है बच्चे वो ये है, सक्सेसिव चेंज आप सभी ने सीखा हुआ है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका बना लो आप फ्रैक्शन, ये बनेगा 1/6। आपका पैसा 1/6 से इंक्रीज हो रहा है, सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, लेकिन दिक्कत ये है, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, मतलब सक्सेसिव चेंज वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाता हूं, पहले साल आपका पैसा इंक्रीज हो गया 1/6 से, तो 7/6 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 प्लस 1/6, एक साल के बाद पैसा बन गया आपका इतना। दूसरे साल के बाद कितना बन जाएगा? अगेन 7/6 से मल्टीप्लाई करोगे। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो तीसरा साल है वो पूरा नहीं है, तीसरा साल है 3/4 ईयर। 1/6 तो आप पूरे साल कमा रहे हो। पूरे साल अगर आपने कमाना है तो आप 1/6 से कमा रहे हो, लेकिन यहाँ 3/4 ईयर है। तो पूरे साल अगर आप 1/6 कमा रहे हो तो 3/4 ईयर में कितना कमाओगे? 1/8। तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चे? यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? 1/8 से इंक्रीज हो रहा है यहाँ आपका पैसा, तो मतलब यहाँ पे आप 9/8 से मल्टीप्लाई करोगे। ये समझ आया बच्चे फ्रैक्शन कैसे लिखा मैंने? ये आ जाएगा 735। 735 ये आ गया बच्चे अमाउंट। लेकिन निकालना क्या है? सीआई निकालना है, तो अमाउंट में से सम इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल माइनस कर दो, कितना आ गया? 255 आंसर। तो इसका आंसर होगा बच्चे सी ऑप्शन 255। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइसेस ऑफ टू आर्टिकल्स whose selling prices are same after they are sold at a discount of 12.5% and 9.09%। इसका फ्रैक्शन होता है 1/8, इसका फ्रैक्शन होगा 1/11। तो दो आर्टिकल्स जिनका एमआरपी अलग अलग है, पहले वाले का एमआरपी एक्स रख लो, दूसरे वाले का एमआरपी वाई रख लो। पहले वाले के ऊपर डिस्काउंट है 1/8,
तो 7/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दूसरे वाले के ऊपर डिस्काउंट है 1/11, तो दूसरे वाले के ऊपर 1/11 अगर आप लगाओगे डिस्काउंट, मतलब 10/11 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, तो यहां से x ओवर y निकाल सकते हैं, ये बन जाएगा 80/77। x ओवर y मतलब दोनों के एमआरपी का रेशियो आ गया 80/77। यही आपसे पूछा जा रहा था, दोनों एमआरपी का रेशियो, तो 80/77 मतलब सी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया बच्चे? ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम बच्चे हमने किए 8 क्वेश्चंस, तो जो भी क्वेश्चन करवाया उम्मीद है आपको जरूर समझ आया होगा। तो अभी भी अगर कोई दिक्कत रह गई है तो ये लेक्चर आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे नए सेट के साथ। चलो, धन्यवाद।